उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का अलीगंज इलाका 22 जून 2026 यानी सोमवार के दिन एक ऐसी खौफनाक चीख का गवाह बना जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। एक 3 मंजिला कमर्शियल इमारत में इतनी भीषण आग लगी कि देखते ही देखते 15 लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। मरने वालों में ज्यादातर वो युवा छात्र थे जो अपने घरों से दूर यहां अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुनने आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस इमारत में वो पढ़ रहे हैं वही एक दिन उनकी कब्रगाह बन जाएगी। दोस्तों, इस दर्दनाक हादसे ने हर उस माँ बाप को डरा दिया है जिनके बच्चे घर से दूर बड़े शहरों में पढ़ाई कर रहे हैं। इस घटना ने पूरे सरकारी सिस्टम, प्रशासन और बिल्डरों के लालच को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? क्यों इन मासूम बच्चों को जान बचाने का एक मौका तक नहीं मिला? क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर पैसों के हवस में किया गया सीधा मर्डर? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या आपके शहर में या जहां भी आपका बच्चा पढ़ रहा है वो जगह सुरक्षित है? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों, यहां पर आपके दिमाग में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि आखिर उस दिन अलीगंज की उस बिल्डिंग में, उस 3 मंजिला इमारत के अंदर ऐसा क्या हुआ कि 15 छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी? दोस्तों, शुरुआती जांच की रिपोर्ट बताती है कि आग लगने की वजह या तो एसी का कंप्रेसर फटना था या फिर शॉर्ट सर्किट। वीडियो बनाने तक ये चीज अभी साफ नहीं हुई है, लेकिन आग लगते ही पूरी बिल्डिंग में काला धुआं फैल गया था। नियमों के मुताबिक कमर्शियल इमारतों में 2 रास्ते होने चाहिए, लेकिन इस बिल्डिंग में बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता यानी कि फायर एग्जिट था ही नहीं। और हद तो यह हो गई कि छत पर जाने वाला जो इकलौता दरवाजा था उस पर भी ताला लटका हुआ था। छात्र जान बचाने के लिए ऊपर तो भागे, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से वो वहीं फंस गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। कुछ छात्रों ने जान बचाने के लिए पहली मंजिल की खिड़की से बाहर लटकते बिजली के तारों के सहारे नीचे उतरने की कोशिश की। आप ये वीडियो में देख सकते हैं। तो कुछ ने सीधे खिड़कियों से नीचे छलांग लगा दी। दोस्तों, ये मंजर इतना खौफनाक था कि देखने वालों की रूह कांप गई। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि आखिर बिना जांच किए ऐसी खतरनाक इमारतों का निरीक्षण क्यों नहीं किया गया था? क्या लखनऊ का प्रशासन इस घटना का, उन 15 लोगों की जान जाने का इंतजार कर रहा था? इस तरह के हादसों में सबसे बड़ा कारण एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही और भ्रष्टाचार है। मोटी रिश्वत लेकर, नियमों को ताक पर रखकर फायर विभाग और बिजली विभाग एनओसी बांट देते हैं और बिना किसी जांच के उन्हें हर साल रिन्यू भी कर दिया जाता है। पैसों के चक्कर में लोगों की जान से यह खिलवाड़ धड़ल्ले से चल रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा गठित एसआईटी अब इसी बात की गहराई से जांच कर रही है कि बिना पुख्ता सुरक्षा इंतजामों और बिना इमरजेंसी एग्जिट के आखिर इस कमर्शियल बिल्डिंग को एनओसी कैसे मिल गई। दोस्तों, अगर हम इस खबर का मंथन करें तो हमारे देश में नीतियां और कानून हमेशा सही मंशा से बनाए जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जमीनी स्तर पर बैठे कुछ भ्रष्ट अफसरों की वजह से ये नीतियां पूरी तरह फेल हो जाती हैं। देश में नेता बदल जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन ये प्रशासनिक ढांचा जो बना हुआ है ब्यूरोक्रेसी का, ये वही रहता है। जनता के टैक्स के पैसे से मोटी सैलरी उठाने के बाद भी इन अधिकारियों की कोई जवाबदेही तय नहीं हुई। अलीगंज अग्निकांड ने एक बार फिर अफसरशाही के इसी भ्रष्ट चेहरे को बेनकाब किया है और यही वजह है कि आज आम जनता में भारी गुस्सा है। लोग मांग कर रहे हैं कि केवल कोचिंग संचालकों या बिल्डिंग मालिकों पर ही नहीं, बल्कि रिश्वत लेकर आंखें मूंदने वाले इन अफसरों पर सीधे हत्या का मुकदमा, हत्या का केस चलना चाहिए। केवल सस्पेंड कर देना कोई इलाज नहीं है, क्योंकि कुछ समय बाद ये अधिकारी फिर से बहाल होकर दूसरी जगह तैनात हो जाते हैं और जब तक इन्हें नौकरी से परमानेंट बर्खास्त करके जेल नहीं भेजा जाएगा तब तक ये सिस्टम नहीं सुधरे। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये खतरा सिर्फ उसी एक बिल्डिंग तक सीमित था तो आप बिल्कुल गलत हैं। सच ये है कि अकेले लखनऊ में सैकड़ों की संख्या में ऐसे डेथ ट्रैप यानी मौत के कुएं बने हुए हैं।
जहां अलीगंज जैसा हादसा कभी भी हो सकता है। कोचिंग संस्थानों के अलावा लखनऊ के 3 सबसे घने और पुराने बाजार तो सीधे तौर पर बारूद के ढेर पर बैठे हैं। पहला है नाका हिंडोला, जो इलेक्ट्रॉनिक सामानों का सबसे बड़ा हब है। यहाँ दीवार से दीवार सटाकर बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई हैं। बेसमेंट में अवैध रूप से दुकानें और होटल चल रहे हैं और वेंटिलेशन यानी हवा आने जाने का रास्ता बिल्कुल जीरो है। दूसरा है अमीनाबाद और चौक का इलाका। इन पुराने इलाकों में सिर के ऊपर बिजली के तारों का ऐसा मकड़ जाल लटका है कि देखकर ही डर लग जाए। ओवरलोडिंग के कारण यहाँ शॉर्ट सर्किट से बड़ी आग लगने का खतरा हर सेकंड बना रहता है। और तीसरा इलाका है चारबाग, जहां के दर्जनों होटलों और लॉज को फायर विभाग पहले ही नोटिस थमा चुका है, क्योंकि इनके पास तय मानकों के हिसाब से कोई सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर इन इलाकों में कभी आग लगती है तो संकरी गलियों के कारण दमकल की गाड़ियों का अंदर पहुंच पाना ही मुश्किल है। इन सभी जगहों पर 3 सबसे बड़ी कमियां मिली। पहली कमी यह है कि कई मंजिलों की इमारतों में ऊपर जाने और नीचे आने के लिए केवल एक ही संकरी सीढ़ी है। दूसरी कमी यह है कि सैकड़ों इमारतें पास तो आवासीय नाम पर कराई गई है, लेकिन उनका इस्तेमाल कमर्शियल तरीके से कोचिंग या लाइब्रेरी के लिए किया जा रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी कमी यह है कि जिन जगहों पर आग बुझाने वाले सिलेंडर टंगे हैं वो या तो एक्सपायर हो चुके हैं या फिर वहां मौजूद स्टाफ को उन्हें चलाना ही नहीं आता, यानी वो सिर्फ एक शोपीस बनकर रह गए। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि यह स्थिति सिर्फ लखनऊ की अकेले की नहीं है, पूरे भारत के प्रमुख शहरों और कोचिंग हब्स का यही हाल है। सरकारी आंकड़ा यह बताता है एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक कि हमारे देश में हर साल करीब 1.5 लाख से ज्यादा आग लगने की घटनाएं होती। अलीगंज का यह भयावह अग्निकांड महज एक हादसा नहीं, बल्कि यह हमारे देश की सिटी प्लानिंग यानी शहरी नियोजन के पूरी तरह ध्वस्त हो चुके ढांचे की एक दर्दनाक गवाही भी है। अगर हम गूगल मैप पर आप अगर गूगल मैप पर भारत के किसी भी बड़े शहर को देखेंगे तो वो प्लानिंग से नहीं बल्कि कंक्रीट के बेतरतीब और डरावने जंगल नजर आते हैं, जहां जमीन के एक इंच पर नियमों को ताक पर रखकर इमारतें खड़ी कर दी गई। लेकिन इसके ठीक उलट जब हम इंग्लैंड या जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों के शहरों को देखते हैं तो वहां एक सुस्पष्ट और अनुशासित जीवन शैली दिखाई देती है, जो अपने नागरिकों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखती है। दोनों व्यवस्थाओं के बीच ये अंतर नीतियों का नहीं बल्कि नियमों को जमीन पर लागू करने की ईमानदारी का है। दोस्तों, यूरोप और भारत के शहरों में सबसे बड़ा अंतर सख्त जोनिंग कानून का है। यूरोप में रिहायशी, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इलाके बिल्कुल अलग और साफ होते हैं। वहां कोई सोच भी नहीं सकता कि किसी रहने वाले मकान में चुपके से कोचिंग सेंटर, गेमिंग जोन या अस्पताल खोल दिया जाए। लेकिन भारत में इसके बिल्कुल उल्टा होता है। कागजों पर वो आवासीय नक्शे पास कराए जाते हैं, लेकिन जमीन पर आते ही उनमें भारी कमर्शियल गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में बिल्डर इमारतों के चारों तरफ छोड़ी जाने वाली जगह यानी सेटबैक एरिया को भी खा जाते हैं और नतीजा ये होता है कि दीवार से दीवार सटी इन बहुमंजिला इमारतों में ना तो हवा आ पाती है और ना ही मुसीबत के वक्त भागने का कोई रास्ता बचता है। इसके अलावा हमारे शहरों का बुनियादी ढांचा भी जानलेवा है। भारत के पुराने बाजारों में लटकते बिजली के तार शॉर्ट सर्किट को खुला न्योता देते हैं, जबकि इंग्लैंड और जर्मनी जैसे देशों में बिजली, इंटरनेट और गैस की तमाम लाइनें जमीन के नीचे अत्याधुनिक अंडरग्राउंड टनल में दौड़ती हैं, जिससे खुले में आग लगने का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। हमारे शहरों में सड़कों और गलियों पर इस कदर अतिक्रमण हो चुका है कि दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस का मौके पर पहुंचना एक बड़ी चुनौती बन जाता है, जबकि यूरोप में आपातकालीन वाहनों के लिए स्पेशल फायर लेन खाली रखने का सख्त नियम है। भारत में दोस्तों नियमों की कोई कमी नहीं है। हमारे पास नेशनल बिल्डिंग कोड NBC के रूप में एक बेहद मजबूत कानून भी मौजूद है, लेकिन असली समस्या है प्रशासनिक भ्रष्टाचार और आबादी का बेकाबू दबाव। विकास प्राधिकरण कागजों पर मास्टर प्लान तो बनाते हैं, लेकिन बाद में राजनीतिक फायदे और साठगांठ के चलते अवैध निर्माणों को वैध कर दिया जाता है। जब तक हमारे शहरों में सख्त जोनिंग कानूनों को बिना किसी समझौते के लागू नहीं किया जाएगा और अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने का साहस नहीं दिखाया जाएगा, तब तक हमारे देश के शहर ऐसे ही डेथ ट्रैप बने रहेंगे और मासूमों की जान यूं ही दांव पर लगती रहेगी। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल है कि अलीगंज अग्निकांड जैसी दुर्घटनाओं के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? भारत की राजनीति, एसी कमरों में घूस खाते सरकारी अधिकारी, या फिर आप खुद? इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं महेश त्रिवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।